एक दुकानदार को अपना माल क्रय मूल्य पर कितना परसेंट क्रय मूल्य के कितना परसेंट अधिक मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि 25% छूट देने के बाद भी उसे 12% का लाभ प्राप्त हो सके। 12% का लाभ प्राप्त हो सके। तो देखिए, आप एमपी में छूट देंगे और सीपी पर लाभ लेंगे, आपका बनेगा 112/75। ठीक ना, 112/75। तो अगर आप देखें तो कितना अधिक अंकित किए हैं, 25 + 12, ठीक ना, 37 अधिक अंकित किए हैं। 37 ज़्यादा लिखे हैं, किससे? 75 से। इतना परसेंट हो जाएगा 37/3 × 4। ठीक ना, भाग दे लीजिए, गुणा करके भाग दे लीजिए। 7 चौक 28, 3 चौक 12, 120 + 28 148। नहीं, वैसे 148 आएगा ना, और आपका आएगा 49 सही 1/3। ठीक, आगे चलिए नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए। यदि x y से 40% कम है तो y x से कितना परसेंट अधिक है? इसको और डिस्क्राइब तो नहीं करना पड़ेगा, देख लें। जैसे एमपी था, इस पर छूट हुआ, और सीपी पर क्या हुआ? लाभ हुआ। सीपी पर लाभ हुआ, एमपी पर छूट हुआ। इस पर छूट लेंगे तो एसपी आ जाएगा, इस पर लाभ लेंगे तब भी एसपी आएगा। तो सीपी को हमने क्या किया? 12% बढ़ा दिया, 12% लाभ होता, और एमपी को क्या किए हैं? 25% घटा दिए। कितना बचा? 75। ये दोनों ही क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। इसलिए दोनों को इक्वल करके हमने एमपी अपान सीपी निकाल लिया। एमपी अनुपात सीपी, मार्क प्राइस अपान कास्ट प्राइस निकाल लिया, जो कि बना 112/75। ठीक ना, ऐसे कर लीजिए, और चाहे डायरेक्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पर चले। दूसरा नंबर का क्वेश्चन, यदि x y से 40% कम है तो y x से कितना परसेंट अधिक है? 40% कम है तो अधिक होगा 66 सही 2/3%। ठीक है ना, 66 सही 2/3%। x जो है y से कितना कम है? 40% कम है, यानी कि ये 100 है तो ये कितना है? 60 है। ये किससे? इससे कितना अधिक है? 40 अधिक है। किससे? 60 से। यानी कि 2/3 कहिए, और प्रतिशत में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 66 सही 2/3%। चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए। ये टाइम है आने का, अभी मार्केट घूम रहे थे। चलिए, दोनों लोग सेठ आदमी है, चाहे जो करिए। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए। निम्नलिखित को हल करें। सैलेस है ना ग्रुप में, क्वेश्चन मिल गया है ना। चलिए, निम्नलिखित को हल करें। 3.142 + 3.61 - 2.12 + 4 - 7.6। तो भाई आपको जोड़ना घटाना है, इसको करेंगे आप लोग। प्लस वाला जोड़ लीजिए और माइनस वाला जोड़ के घटा लीजिए। प्लस एक साथ जोड़ लीजिए, माइनस वाली वैल्यू एक साथ जोड़ लीजिए, बाद में फिर माइनस कर लीजिए। तो प्लस वाला जोड़ेंगे तो आपका होगा 3.142, 3.142, फिर आपका है 3.61, 3.61,
फिर आपका है +4 ना, फिर आपका है +4, तो आपका हो गया 2, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 7, और ये 4 3 7 3 10, 10.752। माइनस वाला जोड़ लीजिए, आपका है 2.12 और 7.6, तो 12 6 18 और 7 2 9, 9.72 ना, 9.72, 12 और 60 72, ठीक है। इसमें से आप क्या कर दीजिए, 9.72 घटा दीजिए, आपका ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 0, और ये हो गया आपका 1, 1.032, ठीक है ना, 1.032। आगे चलें। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऊपर से नीचे में लिखकर ही जोड़िए, नहीं तो गलत होने का चांस ज़्यादा है। क्वेश्चन में कुछ नहीं, लेकिन बेकार का नंबर कट जाएगा या नंबर नहीं मिलेगा, जो भी है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि p बराबर है 5 माइनस 2√6 है तो p² + 1/p² का मान बताएं। p बराबर है 5 माइनस 2√6, तो हम कहे 1/p क्या होगा, 5 + 2√6 हो जाएगा, 5 + 2√6। कन्फ्यूजन है ना किसी को? वर्गों का अंतर ये 25 होगा और इसका 24 होगा, इसलिए सिर्फ क्या होगा, साइन चेंज होगा। अभी बाद में कर देंगे, अभी ऐसे लिख लीजिए, अगर कन्फ्यूजन है किसी को तो डिस्क्राइब कर देंगे। ये हो गया, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, हो जाएगा p + 1/p बराबर कितना हो जाएगा, 10, ये कैंसिल हो गया। इसका क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, आपका हो जाएगा p² + 1/p² + 2 बराबर 100, इसलिए p² + 1/p² बराबर क्या हो जाएगा, 98। यही पूछ रहा है, p² + 1/p²। इसमें कन्फ्यूजन हो तो डिस्क्राइब कर दे। देखिए p बराबर आपको दिया है 5 माइनस 2√6। अब पहले तो हमें ये देखना, हमें जाना कहाँ, हमें आना है यहाँ पर, हमें आना है p² + 1/p² में पर आना था। तो यहाँ आने के लिए हमारे पास होना चाहिए p + 1/p बेस होना चाहिए, ये बेस रहेगा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा, तो हमें p + 1/p निकालना है, ठीक ना। तो हमने इसको क्या कर दिया, 1/p कर दिया, तो इधर भी पलट जाएगा, 1/5 माइनस 2√6 हो जाएगा। अब इसका परमीयकरण कर दिया, इसमें हमने 5 + 2√6 से क्या कर दिया, हर के संयुग्मी से अंश और हर में क्या कर दिया, गुणा कर दिया। जब इसको करेंगे तो ऊपर तो 5 + 2√6 होगा और नीचे लगेगा a + b a - b, a² - b², तो इसका 25 बनेगा और ये -24 बनेगा, तो वर्गों का अंतर कितना आ गया, 1 आ गया। तो आपका हो गया 5 + 2√6, 5 + 2√6/1। तो हमने कहा जब भी आपको ऐसा मिले तो कुछ करना नहीं है, केवल साइन चेंज कर दीजिए, कब, जब आपके वर्गों का अंतर कितना हो, 1 हो। और अगर वर्गों का अंतर कुछ आ जाता, मान लीजिए यहाँ वर्गों का अंतर आ जाता m, तो हम इसका परमीयकरण लिखते 5 + 2√6/m, ठीक ना। उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे, परमीयकरण मिल जाएगा आपको। आगे चले, चलिए, तो इसका आंसर बनेगा 98। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 5, यदि 20x³ y² और 10x⁴ y⁴ का लघुत्तम एलसीएम 20x⁴ y⁴ है तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। क्या कंडीशन लगाएंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। दो संख्याएं आपको दिया है और आपको दिया एलसीएम और आपको चाहिए एचसीएफ, तो आपका हो जाएगा लासा गुणे मासा इंटू इक्वल टू हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या।
दूसरी संख्या। ठीक ना, कर लीजिए। एलसीएम कितना दिया है, 20 एक्स पावर 4 वाई पावर 4। हमें मासा चाहिए, एचसीएफ चाहिए। मासा चाहिए। पहली संख्या आपको कितना दिया था, 20 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, 20 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू 10 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4, 10 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4। इसलिए इसका मासा या एचसीएफ जो हो जाएगा 20 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू 10 एक्स पावर 4 वाई पावर 4 बटे में 20 एक्स पावर 4 वाई पावर 4। सॉल्व कर लीजिए। 20 से 20 कैंसिल, एक्स पावर 3 यहाँ कैंसिल हुआ, एक एक्स बचा, इसको कैंसिल किया, यहाँ 3 हो गया। वाई पावर 4 डायरेक्ट काट दे रहे हैं, यही काटना चाहिए था, हमने यहाँ काट लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका बचेगा 10 एक्स का क्यूब वाई स्क्वायर, 10 एक्स का क्यूब वाई स्क्वायर, सी ऑप्शन। ठीक ना, कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अगला देखिए, नेक्स्ट पर चले। 4 टेबल क्लॉक है, वे प्रत्येक क्रमशः 10 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे सभी 10 AM पर एक साथ बजते हैं तो वे किस समय फिर से एक साथ बजेंगे। एलसीएम पर दोबारा साथ में बजेंगे, जो उनके टाइम का अंतराल है उसके एलसीएम पर दोबारा एक साथ बजेंगे। 10 मिनट पर बजता है एक, 10 मिनट के अंतराल पर एक बजता है, 20 मिनट के अंतराल पर और एक बजता है 25 मिनट के अंतराल पर। ठीक ना, इसके एलसीएम पर दोबारा साथ में बजेंगे, तो एलसीएम क्या बनेगा इसका, 100 मिनट बाद दोबारा बजेंगे, यानी कि 1 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे 40 मिनट बाद दोबारा बजेंगे। 10 बजे बजे हुए हैं तो अब बजेंगे 1:40, जोड़ देंगे तो बजेंगे 11:40 पर। क्या हुआ, एक और नहीं दिया है। अच्छा, अब इसको ऐसे करेंगे ना, 1:40 है, 4 दिया, ठीक है उसको रहने दीजिए, जो भी दिया, हम मान ले रहे 3 ही है। ठीक ना, तो आपका हमें टाइम, एक टाइम तो आना चाहिए, 11:40 तो आना चाहिए, एक टाइम सही है 11:40, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन को भिड़ाएंगे, तो 1:40 1:40 1:40 इस प्रकार से जुड़ता जाएगा। ठीक ना, 1:40 1:40 1:40 जुड़ता जाएगा, तो 3 राउंड में ये पूर्ण संख्या में बदल सकता है ना। तो यानी कि आपका इसके अगर 3 से गुणा, 100 मिनट को 3 से गुणा कर दें, 3 से गुणा कर दें तो आपका हो जाएगा 300 मिनट। ठीक ना, कितना घंटे हो जाएगा ये, 5 घंटे बाद दोबारा बजेंगे। तो 10 बज रहा है और 5 और जोड़ देंगे तो 15 बजे बजेंगे, 15 बजे यानी कि 3 PM। ठीक ना, आंसर होगा 3 PM पर बजेंगे। एक चीज छोड़ा, उसमें 3 ही टेबल लिखना चाहिए था, 4 लिखा है, तो क्या करेंगे फिर, या तो क्वेश्चन को गलत मानिए या तो आप 3 टेबल से लगाइए, तो आगे कहीं जरूरी नहीं यही टाइम हो, ऑप्शन में नहीं तो हम वो टाइम भिड़ाएंगे, कौन सा टाइम बनेगा। ठीक ना, एक टाइम तो ये होगा ही 11:40, एक इसमें फिर से 1:40, 1 घंटे 40 मिनट जोड़ेंगे तो आ जाएगा, कितना बनेगा, 1:40 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20
13 20 हो जाएगा। फिर जोड़ेंगे इस प्रकार से जो टाइम आपको मिल जाएगा वो होगा आंसर। तो ऐसे इसमें क्वेश्चन में जो आंसर दिया होगा वो हो जाएगा 3 PM। और कोई तो भिड़ नहीं रहा है ऑप्शन, ठीक है ना। समझे बात को जो कहना चाह रहे हैं, जरूरी नहीं कि फर्स्ट वाला ही टाइम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए आप लोग। क्या हुआ? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 7। किसी त्रिभुज PQR में QR को S तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है ताकि RS बराबर RP हो। यदि कोण RPQ 55 डिग्री, PRS 110 डिग्री हो तो PQS का मान ज्ञात करें। बताइए चंदन। सबका आ रहा 15। देखिए PQR त्रिभुज है आपका, त्रिभुज आपने बना लिया PQR। किसको बढ़ाया गया है? QR को S तक बढ़ाया जाता है तो इसको आगे बढ़ा देते हैं, यस हो गया। अब इसको मिलाया ही मिलाया होगा तो मिला दे रहे हैं, ठीक ना, मिला दिए। अब ताकि RS बराबर RP हो जाए, RS बराबर RP हो जाए। आगे अब कोड दिया आपको RPQ दिया है, ये दिया है कितना? 55 डिग्री है। आगे जो आपको दिया है वो दिया है PRS, ये कोड दिया है, ये कोड दिया है आपको 110। हमें जो चाहिए वो चाहिए PQS, हमें चाहिए PQS, ये कोड चाहिए, ठीक ना। तो आसान है, ये 110 दे दिया तो ये निकाल सकते हैं। कितना बनेगा? 70 बनेगा। कौन सा? ये कोड ना, हाँ ठीक है। अरे तो इतना चिल्लाने काहे लगते हैं? कितना जाएगा? 55 आ जाएगा। अब गलत हो गया तो बाद में चिल्लाने मत लगिए, ठीक ना, गेम नहीं चल रहा है। आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित को हल कीजिए। अगला करेंगे आप। कहाँ गलत किए थे चंदन? ठीक है, और लोगों को करने दीजिए। करें हम? अरे यार अब इसका हम ही से कराएंगे, ये सब क्वेश्चन मत कराया करिए। हाँ अच्छा, इसलिए करा दे। देखिए 3 35 प्लस 45 प्लस 10 भागे 2 गुणे 3 माइनस 50 प्लस 5। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, उसमें भी सबसे पहले ये टर्म सॉल्व होगा, 10 भागे 2 तो ये हो जाएगा 5, ठीक ना। तो आपका हो गया 3 35 प्लस ब्रैकेट ये हो गया 45 प्लस 10 और ये आपका भाग हो जाएगा तो हो जाएगा 5 गुणे 3, 15 लिख दें।
-50 +5, एक लाइन और लिख देते हैं। ये ब्रैकेट कहाँ बंद किया, यहाँ लाकर बंद किया। सॉल्व कर लीजिए, ये 3 हो गया, ये 35 हो गया, ये 45 और 15, 60 - 50, 10 और +5, तो आपका हो गया 35 5 40 और 10 50, 3 गुणे 50, 150। चलिए चलिए, अब मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आगे बढ़िए। जब सचिन बोल दिए तो कराना पड़ेगा। देखिए, आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका 19 है। यक्स का मान ज्ञात करें। यक्स का मान ज्ञात करें आपसे कह रहा है, जो डाटा दिया गया वो पहले से व्यवस्थित है किसमें, आरोही क्रम में। क्योंकि हमें अगर माध्यिका चाहिए तो डाटा का जो भी आपका आंकड़ा दिया गया उसको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है। तो पहले से कह रहा है आरोही क्रम में व्यवस्थित है, तो आपका जो है 6 9 15, x+4, x+8, x+12, 30 और 32, तो कितने टर्म हुए, 6 9 15, x+4, x+8, x+12, 30 32, 30 और 32, ठीक ना। तो टर्म हो गए इसमें, यानी कि पदों की संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म है। तो क्या होगा इसका माध्यिका, चौथा और पांचवें टर्म का योग बटे 2, ठीक ना। फोर्थ और आपका होगा फिफ्थ टर्म, ठीक ना, और बटे हो जाएगा 2। तो 1 2 3 4, यानी कि x+4 और x+8 बटे 2। माध्यिका दिया है क्या, माध्यिका दिया है 19। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, ये हो गया 38 बराबर 2x + 12, इसलिए 2x बराबर हो गया 26, इसलिए x बराबर हो गया 13। आगे चले, देखिए आगे आपको दिया गया है फंक्शन एक दिया है और उसके अनुसार फिर फंक्शन के कई मान बनाए गए, वो निकालना है आपको। f(x) दिया है, f(x) बराबर दिया है x+1/(x-1), यही दिया है। फिर आपको दिया है f कितनी बार, 3 बार। यही है ना, 1 2 3, ठीक है। ऐसे इसको ब्रैकेट बना लीजिए, इसको ऐसे बना लीजिए, इसको ऐसे बना लीजिए, ठीक है। पहले f2 निकालेंगे, यानी कि यहाँ रखेंगे f2, कितना हो जाएगा, 2 + 1 बटे 2 - 1, 3 हो गया। अब ये जो बन गया, ये बन गया f और f, और यहाँ हो गया आपका 3। अब फिर से इसमें f3 निकालेंगे, तो हो जाएगा 3 + 1 बटे 3 - 1, तो कितना हो गया, 4 बटे 2, यानी कि फिर से 2 आ गया। फिर ये आपका f2 का मान हो गया, और f2 का मान आ कितना रहा था, 3 आ रहा था। फिर से उसी में रखेंगे, तो f2 पहले से पा चुके हैं, इसलिए आंसर बनेगा 3।
आइए नेक्स्ट पर चलिए, मिटा दें, इससे हो जाएगा सबका। नेक्स्ट देखिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। 4 5 3 3 4 5 का ट्रिपलेट बनेगा, ठीक ना। ये आपका हो गया, बाहर कहीं खींचा गया है वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी से, जिसकी त्रिज्या है कितनी, 4। इसलिए स्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगा 3, ठीक ना, क्योंकि यहाँ कोण क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाएंगे तो कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। समकोण त्रिभुज बन गया। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, आंसर आ जाएगा 3। आगे चलें, आपको दिया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से 30 31, फिर 30 से लेकर 1 तक, ठीक ना। आपको जो लिखा गया वो लिखा 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 + 30 + 31, फिर उसके बाद 30 से शुरू हो गया 30, फिर 29, फिर इस प्रकार से 3 2 1 ऐसे चल रहा है, ठीक ना। तो इसमें हम इसको ऐसे लिख दें, 2 कॉमन कर लें, 1 + 2 + 3, और इसको कहाँ तक, 30 तक, यानी कि 1 से लेके 30 तक का लिख लिया और 30 से लेके 1 तक का, ठीक ना। लिखकर 2 कॉमन कर लिए, 2 बार आया है सब, और 31 को अलग लिख दिए। अब इसमें लगा देंगे प्रथम n पदों का योग। प्रथम n पदों का योग n × n + 1/2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n × n + 1/2। कितने टर्म है इसमें, 30 संख्याएं हैं, तो आपका हो जाएगा 30 × 31/2 और + 31, तो आपका हो जाएगा 31 × 31। लास्ट में यही बनेगा ना, 2 से 2 काट देंगे, कॉमन ले लेंगे, यही बनेगा, ठीक ना। 961। एक लाइन और लिख दे रहे हैं, देखिए ये हो गया आपका 30 × 31 + 31। फिर हमने इसको क्या किया, 31 कॉमन ले लिया तो हो गया 30 + 1, 30 + 1 31 हो गया, तो 31 × 31 हो गया। और चाहे पहले गुणा कर लीजिए फिर 31 जोड़ दीजिए, एक ही बात, ठीक ना। हो जाएगा चंदन। प्रथम n सिग्मा n बराबर n × n + 1/2, सिग्मा n स्क्वायर बराबर n × n + 1 2n + 1/6, सिग्मा n³ बराबर, दिख रहा ना इधर तक, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। आगे चलें, अगला आपको बताना है 6 1 8 2 7 3 5 4 में 5 तथा 6 के अंकीय मान का योग 11 हो जाएगा। अंकीय मान वही होगा जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक ना। तो लगाने की जरूरत है नहीं, 6 + 5 होगा, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अंकीय मान का योग चाहिए, कोई भी डाटा दिया गया उसमें अंकीय मान अगर पूछ रहा है तो वही होगा। अंकीय मान चाहे लिखा हो और चाहे जातीय मान में लिखा हो, अंकीय मान लिखा हो या अंकित मान लिखा हो और चाहे जातीय मान लिखा हो, इंग्लिश में लिखा रहेगा
फेस वैल्यू, ठीक ना। और स्थानीय मान का आप जान ही रहे हैं, प्लेस वैल्यू होगा। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 15। तो अंकीय मान, अंकित मान या जातीय मान के अलावा और क्या लिख सकता है? ये तीन वर्ड ना आए तो क्या लिखेगा? फेस वैल्यू, हाँ ऐसे लिख देगा ना, रूप मान लिख देगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आ जाइए, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट करते हैं वो लोग, तो आपका फेस वैल्यू इंग्लिश में है, हो सकता है रूपमान लिख दे, तो आप ध्यान रखें, ठीक ना, ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाइए। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में किसी राशि में 60% की, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं पीछे ना? 14 छोड़ दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चार क्रमागत संख्याओं में से पहली दो संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। चार संख्याओं के योग का आधा इनमें से किसके बराबर है? या चारों संख्याओं के योग का आधा इनमें से किसके बराबर है? चार क्रमागत संख्याएं मानना है, एक एक्स हो जाएगा, एक एक्स प्लस वन हो जाएगा, एक एक्स प्लस वन, एक एक्स प्लस टू, एक एक्स प्लस थ्री। चार क्रमागत संख्याएं, और चाहे एक्स माइनस वन, एक्स, एक्स प्लस टू, ऐसे जैसी भी मानना है, क्रमागत मानेंगे। अब कह रहा पहली दो संख्या का योग चौथी संख्या के बराबर है। इसका योग यानी कि यक्स और यक्स प्लस वन का योग जो है वो यक्स प्लस थ्री के क्या है? बराबर है। तो आपका हो गया 2x प्लस वन बराबर यक्स प्लस थ्री, इसलिए यक्स बराबर हो गया 2, ठीक ना। यक्स बराबर कितना आ गया? 2। हमें क्या चाहिए? चारों के योग का आधा, सबके योग का आधा। इसको सबको जोड़ेंगे, इसका योग करेंगे, सम करेंगे या ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4x, और आपका हो गया प्लस 6, और इसका हमें क्या चाहिए? आधा चाहिए। इसका हमें क्या चाहिए? आधा चाहिए। कर लीजिए, 4 × 2 + 6/2 कितना हो गया? ठीक है, 14/2 हो जाएगा 7। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 15। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में किसी राशि में 60% की वृद्धि होती है। उसी दर पर 10,000 की राशि पर 3 वर्ष बाद प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। हम करें? साठ % का वृद्धि होता है, कह रहा है कितने साल में? 6 वर्ष में। 6 वर्ष में 60%, तो एक साल में कितना? 10%। अगर 6 साल में 60% हुआ है, और भी तरीका बता देंगे, देखे पहले। 6 वर्ष में वृद्धि हुआ है कितने का? 60% का। इसका मतलब एक वर्ष में कितने की वृद्धि हुई होगी? 10% का।
तो 10% वार्षिक आपका हो गया दर। अब आगे लगा लेंगे उसी दर पर 10,000 की राशि पर 3 वर्ष बाद प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो 10,000 पर 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो कितना बनेगा? 33.1% बनेगा। आपका हो जाएगा 3310 रुपये। दूसरा तरीका, जैसे यहाँ पर ये समझ में नहीं आया तो देखिए 10,000 है, इसका आप निकाल लेंगे मिश्र धन। 10% की दर से 3 बार लेंगे तो 11/10 गुणे 11/10 और गुणे 11/10, ये हो जाएगा आपका 3 बार में। ठीक है ना, 1 2 3 1 2 3 ये हो गया। तो आपका हो गया 11 गुणे 11 गुणे 11 13,310। ये हुआ आपका मिश्र धन। इसमें से क्या कर देंगे? 10,000 माइनस कर देंगे। इसमें से 10,000 क्या कर देंगे? माइनस। तो क्या हो जाएगा? 3310 रुपये। ठीक है ना, 3310 रुपये। हाँ, इसको भी ले आते। देखिए दूसरा तरीका, बस देखिए नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे मूलधन आप मानेंगे, फिर मूलधन 100 मान लें। चलिए आप बोल दिए 100 तो 100 ही मान ले रहे हैं। तो ब्याज क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा 60। तो दर निकाल लेंगे, ब्याज गुणे 100, 60 ही तो लिखे हैं, बटे मूलधन और गुणे समय। तो ब्याज हो गया 60 गुणे 100 बटे मूलधन भी आपका 100 है और समय आपका है 6। तो 100 से 100 कैंसिल, 6 से 60। ठीक है ना। अरे भाई, जब 60% बढ़ रहा है तो एक साल में 10% बढ़ेगा, क्योंकि जो ब्याज होता है प्रत्येक साल का साधारण ब्याज समान होता है। प्रत्येक साल का साधारण ब्याज क्या होगा? समान होगा। प्रत्येक साल का साधारण ब्याज तभी समान होगा जब प्रत्येक साल का दर समान होगा। आगे बढ़े, समझ गए बात को? जब प्रत्येक वर्ष का एसआई समान होगा, प्रत्येक साल का एसआई क्या होगा? प्रत्येक वर्ष का एसआई जो होगा वो आपका होगा वर्ष का एसआई, यानी कि साधारण ब्याज समान होता है। अगर एसआई समान है प्रत्येक वर्ष का तो इसका मतलब दर भी क्या होगी? समान होगी। अलग अलग दर होगा तभी तो ब्याज अलग अलग बनेगा हर साल का। जब ब्याज समान है तो दर भी समान होगा। जब कह रहा 60% बढ़ा है 6 वर्ष में, तो एक साल में कितना परसेंट बढ़ा होगा? 10% बढ़ा होगा। अगले पर चले। कहाँ गए ये? चंदन कहाँ चले गए? आगे चलिए। पढ़ाई के समय सब इमरजेंसी रहती है, उसके पहले कोई इमरजेंसी नहीं रहती। देखें, एक जलधारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थिर जल में एक आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 37 किलोमीटर। तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। तो धारा की दिशा में जाएगा तो क्या हो जाएगा? धारा की चाल और प्लस बोट की चाल या व्यक्ति की चाल तैर रहा है तो व्यक्ति की चाल का योग हो जाएगा। कह रहा है कि धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और स्थिर जल में व्यक्ति की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में जाएगा तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? सापेक्ष चाल 9 हो जाएगा ना, 6 + 3 हो जाएगा। 6 + 3 9 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगा। और जाना कितना है? 37, इसलिए समय लगेगा 37/9, यानी कि 4 सही 1/9 घंटे। 4 सही 1/9, बी ऑप्शन। ठीक ना। कोई चीज धारा के साथ जाएगी तो क्या होगी? बढ़ जाएगा चाल।
और धारा के विपरीत तैरेंगे तो चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। धारा के साथ जाएगी तो बढ़ जाएगी, धारा के विपरीत जाएगी तो घट जाएगी। इसका उल्टा होता है ट्रेन में, ठीक ना, या गाड़ी में इसका उल्टा। अगर आप ट्रेन के सापेक्ष चल रहे हैं यानी कि उसी के दिशा में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड घटेगी, और विपरीत चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी। यहाँ पर धारा के दिशा में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड बढ़ेगी, और धारा के विपरीत चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड घटेगी, ठीक है ना। चलिए अगले पर चलें। यदि ए अनुपाते बी 3:5, बी अनुपाते सी 4:7 और ए बी सी का अनुपात ज्ञात करें, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, तो कर ही लेंगे सभी लोग। ए बी का अनुपात कितना दिया है, 3:5, ए बी का अनुपात 3:5 है, और बी सी का अनुपात दिया है 4:7, 4:7। तो इस 5 को इधर बढ़ा देंगे, 4 को आगे बढ़ा देंगे, गुणा कर देंगे, 12, 20, 35। ये हो जाएगा अनुपात ए बी सी का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, यदि √45 प्लस √125 बराबर 17.89 है तो √180 प्लस √80 का मान ज्ञात कीजिए। दशमलव के बाद एक अंक तक उत्तर दें। क्या लिखा है आपका, लिखा हुआ √45 और प्लस √125 बराबर 17.89, 17.89। पहले इसको थोड़ा और सरल कीजिए। इसमें से कितना बाहर आ जाएगा, 3, 9 गुणे 5 लिखा है 45, तो हो जाएगा 3√5, और यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, 25 गुणे 5 लिखा है तो 5√5 हो जाएगा, बराबर हो गया 17.89। तो 5 3 8√5 बराबर हो गया 17.89। अब इसको ऐसे रहने दीजिए, जो निकालना उसको सॉल्व करिए। क्या दिया है, 180, √180 प्लस √80, √180 और प्लस √80, तो यहाँ से क्या बाहर आएगा, 180 से 6 आएगा, 36 गुणे 5 लिखा है, ठीक ना। अरे 18 गुणे 10, 10 का 2 ले आए तो 36 हो गया, 36 गुणे 5 तो कितना बाहर आएगा, 6√5 हो गया, और प्लस ये 16×5 तो यहाँ 4√5 हो गया, तो हो गया 10√5, ठीक ना। आपके पास किसका मान है, 8√5 का है, 10√5 निकालना है, तो एक का मान क्या होगा, 17 या सीधा लिख देते हैं इसी का मान 10√5 का, तो हो जाएगा 17.89 गुणे 10√5 बटे में 8√5, √5 से √5 कैंसिल, यहाँ पर आपका हो गया 4 और ये हो गया 5, गुणा करके भाग दे दीजिएगा भाई। आगे चलें, कितना आया, कितना कह रहे हैं, 22.4। पहले 5 से गुणा करिए फिर 4 से भाग करिए, कितना आया कड़ से, कर लीजिएगा। 17.89, आंसर याद नहीं रहता मुझे, होगा 22.4। मैं भी आपके भरोसे आता हूँ, आगे चलिए कि आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए,
जब सरल क्वेश्चन रहेगा तो लगाते भागेंगे तेजी से, जब कठिन आ जाएगा तो बैठकर अंगुरी उंगली फोड़ते रहेंगे फिर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19, तो फिर कहेंगे कि क्वेश्चन बहुत धीमा करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 19 आ जाइए। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा? तो आपका हो जाएगा दूरी बटे चाल, और चाल को बदल देंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। 180 बटे 90 गुणे 5 बटे 18। बताइए क्या दिक्कत मीटर में दिया है? हाँ, 180 मीटर लंबी है और चल किससे रही, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 बटे 18 कर देंगे इसको, ठीक ना। ये हो गया 180 गुणे 18 बटे 90 गुणे 5, ये 2 बार गया इसमें, 36 बटे 5 यानी कि 7.2 सेकेंड। 7.2 सेकेंड। आगे चलें। अगला आपका लिखा है 1.236576576 तो इनमें से किसके रूप में लिखा जा सकता है? तो रिपीट कहाँ से हो रहा है, 657 657, ठीक ना, 657 657 लिखा है। 1.23 657 657 ऐसे चल रहा है। इसका मतलब ये लिखा है 1.23 657 पे बार। इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 123 और 657 माइनस 123 बटे में जिस पर बार आया है उसके लिए 9, जिस पर बार नहीं आया है उसके लिए 0, और दशमलव के पहले की संख्या के लिए कुछ भी नहीं लिखेंगे। इतना लिखा जाएगा ये, ठीक ना। पूरी संख्या लिख देंगे जितने पर बार नहीं लगा, चाहे दशमलव के पहले हो चाहे दशमलव के बाद, पूरा ऐसे घटा देंगे। और उसके बाद दशमलव जिस पर बार लगा उसके लिए, जितने अंकों पर बार लगा उसके लिए 9 लिखेंगे, और जिस पर बार नहीं लगा उसके लिए 0 लिखेंगे, और दशमलव से पहले कोई संख्या है उसके लिए कुछ नहीं आएगा। ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है ना। कितना आ जाएगा ये हो गया 4 3 5 1 2 3। कैंसिल भी कर रहा है क्या कि डायरेक्ट ऐसे लिखा है? कैंसिल भी किया है। तो आपका बनेगा सी ऑप्शन, ठीक है ना। 1 2 3 5 3 4, 1 2 3 5 3 4, ये 3 है भाई। 1 2 3 5 3 4 बटे में 99900। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि cos x प्लस वाई बराबर 1/2 और sin x माइनस वाई बराबर 0 है, जहाँ x और y धनात्मक न्यून कोण हैं और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू y है, x y का मान ज्ञात करें। cos x प्लस वाई 1/2 यानी कि x प्लस वाई बराबर 60। कास किसका मान 1/2 होगा, 60 डिग्री का होगा। x प्लस वाई बराबर हो गया 60, ठीक ना। फिर दिया है साइन x माइनस वाई, साइन x माइनस वाई बराबर 0। साइन किस पर 0 होगा, 0 पर। साइन किस पर 0 हो जाएगा, 0 पे।
तो x माइनस वाई बराबर हो गया 0। अब सॉल्व करना है इसके बाद, तो हो तो गया ना, x बराबर y हो गया, यानी कि x y बराबर क्या हो गया 30 30 हो गया। जब ये लिख दिए तो x बराबर क्या हो गया y, इसलिए x बराबर भी 30 और y बराबर भी 30। ठीक है ना, भाई ये समीकरण ये हो गया और ये कि x बराबर y हो गया। तो सॉल्व कर लेंगे, दोनों बराबर हो गया तो आधा आधा हो जाएगा। इसलिए लिखा है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू y, x बड़ा हो सकता है या y के बराबर होगा। आगे चलिए, यदि 11वें पद तथा 18वें पद का अनुपात 2:3 है तो इसके प्रथम 5 पदों का योग इसके प्रथम 10 पदों के योग का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हो चुके हैं क्या लग रहा है? चलिए बुक चेंज कर देते हैं आज, ठीक ना, लगभग सेट हो चुका है, इसमें हो गया है ये क्वेश्चन। चलिए यूट्यूब पर नहीं गया होगा तो कर लीजिए, वैसे कुछ लोग नए हैं तो सबका तो नहीं हुआ होगा, कुछ लोगों किए होंगे। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 22। क्वेश्चन हुआ है, बताएंगे आप लोग कितना बनेगा। कह रहा 11वां पद समांतर श्रेणी है तो आपका Tn बराबर आपका हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक ना, और चाहे इसी को यल बराबर लिखिए। 11वां पद कह रहा है 11वां और 18वां पद, तो 11वां पद जब T11 लिखेंगे और T18 लिखेंगे तो इसका अनुपात जो बन रहा है वो बन रहा है 2:3। T11 लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा a प्लस 11 माइनस 1 यानी कि 10D, और इसको लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा a प्लस 17D बराबर 2/3। ठीक है ना। कह रहा 11वें और 18वें पद का जो अनुपात है वो कितना है 2:3 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, हो गया 3a बराबर 30D बराबर 2a प्लस 34D, इसलिए a बराबर क्या हो गया 4D, इसलिए a अपान डी क्या हो गया, या a बराबर 4D ही रखिए आप। हमें क्या चाहिए, तो इसके प्रथम 5 पदों का योग इसके प्रथम 10 पदों के योग का अनुपात। तो योग पहले आपको याद आना चाहिए सम का, सॉरी समांतर श्रेणी का AP का सम Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो कितने का चाहिए, प्रथम 5 का और प्रथम 10 का। तो प्रथम 5 का Sn लिखेंगे, S5 लिखेंगे और क्या लिखेंगे S10, इसका अनुपात हमें चाहिए। तो यहाँ से आपका बना 5/2 आगे 2a प्लस 5 माइनस 1 4D बटे में हो गया 10/2, फिर हो गया 2a प्लस 9D। यहाँ पर रखा गया मान किसका, n का, ठीक ना। सॉल्व कर लीजिए इसको, इससे कैंसिल कर देंगे, ये 2 हो जाएगा। अब आपका हो गया 2a प्लस 4D और बटे में 2 इंटू 2a प्लस 9D। चाहे इसको अनुपात बना लीजिए आप, a अपान डी 4:1, a बराबर 4 और d बराबर 1, इसमें रख दीजिए।
तो 2 × 4 + 4 × 1 बटे में ये हो गया 2 × 2 × 4 और प्लस 9 × 1 कितना बना 2 चौक 8, 8 4 12 और ये हो गया 2 और 4 दूनी 8 और 9 17 ना, 2 × 17 यानी कि 6/17 है कोई ऑप्शन? 6/17। आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से तो नहीं बताना पड़ेगा ना, तो याद रखना है समांतर श्रेणी के n पदों, nवां पद जो होगा a + n-1 × d या इसी को लास्ट टर्म कहेंगे, और प्रथम n पदों का योग होगा n/2 2a + n-1 × d या इसी को लिखते हैं n/2 a + l, चाहे इसको याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, PQ उस वृत्त का एक व्यास है जिसका केंद्र O है। यदि उस वृत्त पर एक बिंदु R स्थित है और RPO का मान 39 डिग्री है तो RQP का मान ज्ञात करें। इसको मिटा रहे हैं, सॉल्व करें अगला क्वेश्चन आप लोग। बताइए। देखिए कह रहा है एक वृत्त है जिसका सेंटर O है और PQ इसका क्या है, व्यास है। तो व्यास है तो सेंटर से होकर जाएगा, ठीक है ना। आगे यदि उस वृत्त पर स्थित एक बिंदु क्या है R, हमने मान लिया R यहाँ स्थित है, R स्थित है और RPO ये जो कोण है RPO ये दिया कितना 39। हमें चाहिए RQP, हमें क्या चाहिए RQP ये कोण चाहिए। कौन बताएगा? हाँ बताइए गोविंद। हाँ हाँ 90 प्लस, हाँ वो भी सही है, आप जो कह रहे हैं वो भी सही। देखिए कई तरीके से लग सकता है, देखिए हाँ ठीक है। जैसे जो ये R है इनका भी कहना सही है, जो ये R है ये अर्धवृत्त में स्थित कोण है। अगर इस पूरे त्रिभुज को देखें PRQ को, तो R क्या है, अर्धवृत्त में स्थित कोण है क्योंकि ये इसका सेंटर है, तो ये तो हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये 90 हो गया, ये 39 हो गया, तो ये हो जाएगा 90 - 39, 90 - 39 आपका हो जाएगा 51, 51 डिग्री हो जाएगा। एक तो ये तरीका था। एक तरीका आपके पास ये है कि मान लीजिए ये 90 आपको आना ही चाहिए, ये भी सही है। ऐसे नहीं आ रहा तो देखिए ये और ये दोनों क्या है, त्रिज्या है, इसलिए ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ये भी हो जाएगा 39, ये 39, ये 39। अब इस त्रिभुज में आइए आपका RPO में ये इसका बाह्य कोण हुआ, तो बाह्य कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर, तो 39 + 39 कितना हो गया 78, ये 78 हो गया। फिर से ये दोनों त्रिज्या होगी, इस त्रिभुज के लिए ये फिर से त्रिज्या हुई। अब ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, तो 180 - 78 102, और 102 का आधा आधा क्या हो जाएगा 51 51। चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे आप ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है उसी से कर लेंगे, सही रहेगा ना। अर्धवृत्त में स्थित कोण
आगे चलिए, हो जाएगा। अगला है एक्स प्रेक्षणों का समांतर माध्यम है। ये दो प्रेक्षणों 0 और m को इसके साथ शामिल किया जाता है, तो नया माध्य ज्ञात कीजिए। तो नया माध्य ज्ञात कीजिए। बताइए। अरे पहले योग क्या हो जाएगा, एक्सएम हो जाएगा। पहले जो डाटा है उसका योग क्या हो जाएगा, एक्सएम। इसमें आपने 0 शामिल कर दिया और क्या शामिल कर दिया, यम। अब संख्या क्या हो गई, x+2 हो गई। अब संख्या क्या हो गई, x+2 हो गई। ये हो गया पहले का योग। आपने 0 शामिल किया और यम शामिल किया, तो अब बाद का योग इतना हो गया। और अब संख्याएं कितनी हो गई, x तो पहले थी, और दो संख्या और 0 और यम, तो दो संख्या और जुड़ गई, तो ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा xm + m अपान x+2। यम हो सकता कॉमन लेके लिखे हो, यम x+1 अपान x+2। है ऐसा कोई ऑप्शन? नहीं समझ में आया? ये हो गया पुराना योग। इसमें एक संख्या आपने 0 शामिल किया और एक संख्या शामिल किया यम, तो अब ये अब का योग इतना हो गया। अब यक्स संख्या तो है ही, इसमें 0 शामिल हुआ, यम शामिल हुआ, तो यक्स हो गया और दो संख्या और हो गई, तो x+2 हो गया। तो नया आपका माध्य या औसत आपका ये हो गया। नया माध्य कहिए या औसत कहिए या समांतर माध्य कहिए या मीन कहिए, ठीक ना। आगे चले। कंफ्यूजन नहीं ना किसी को? 25 पर आ जाइए। शैलेश बोल नहीं रहे कुछ। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 64 12 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। अगर जोड़ना है तो क्या लगाएंगे, हाँ? किससे किससे वर्गमूल निकालेंगे, भाग विधि से, ठीक ना। 64 12 क्या क्या करेंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकाल लेंगे। अगर जोड़ना या घटाना है तो, चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो तो भाग विधि, और अगर गुणा या भाग करना है तो गुणनखंड विधि। तो 64 12 का निकाल लेंगे वर्गमूल। ये आपका हो गया, ये हो गया। 8 बार जाएगा, 8 टाइम 64, 16 हो गया। 12 नीचे आ गया, ठीक ना। 0 बढ़ाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर दे लीजिएगा। कितनी बार जाएगा अब, एक बार। अब जाएगा इसमें 0 बार ना, ऐसे कर लीजिए यार, 0 बार ही जाएगा, ठीक ना। हाँ ठीक है, एक बार जाएगा। 161 बन रहा ना, 161 और ये 120 बन रहा है। एक बार जाएगा तो हो जाएगा 161, घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 12 में कैसे भाग जाएगा एक बार। हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं, घटाने पर ना। हाँ तो एक बार ले जाइए तो कितना हो गया ये आपका, 12 घटेगा तो कितना, 149, ठीक है 149।
एक बार और जाएगा। जोड़ना है तो आगे बढ़ेगी संख्या, तो जोड़ना है तो ज्यादा बार ले जाएंगे। जाएगा तो 0 बार, ठीक ना। पहली बार जाएगा 0 बार, फिर उसके बाद एक बार जाएगा। तो हमें जोड़ना है तो एक बार लेकर चले जाइए। जाएगा 0 बार लेकिन एक बार ज्यादा ले जाएंगे, ठीक है ना। और चाहे अगर इससे ना आए तो ऐसे मान लीजिए 64 64 12 है, यानी कि 6400 से ऊपर है। तो 6400 से ऊपर है तो 80 के बाद वाली संख्या 81 का स्क्वायर कर लीजिए। उसके बाद जो जितना आपका बच रहा है इसमें से इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। पता चल जाएगा कितना जोड़ना है, ठीक है ना। आगे चलिए, इस तक चलने दीजिए। यदि ऋचा की आय मीना की आय से 9/1 अधिक है तो मीना की आय ऋचा की आय से कितना अधिक है। 9/1 अधिक है, इसका मतलब 1/11 अधिक है। 9/1 प्रतिशत अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ, 1/11 बनेगा ये, ठीक ना। 11 पर 1 अधिक है, यानी कि 1 का 11 है तो अगले का कितना है, 12 है। तो कितना कम हुआ, 1 कम हुआ, किससे, 12 से। कम पूछा है कि अधिक क्या पूछा है। हाँ तो ठीक है, 1 कम है 12 से, 1 कम है 12 से। 11 से 1 अधिक है, 1 का हो गया 11, 1 का हो गया 12। अब कितना कम है, 1 कम है, किससे कम है, 12 से। चलिए, हाँ 100/11 लिखे इसको। अरे भाई इसको लिखेंगे तो 100/11% लिखेंगे, और इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इसमें किससे गुणा होगा, 1/100 से। तो 100 बन रहा था इसलिए 1/11 लिख दिए। आगे चलिए, आंसर लिखा जाएगा 8 सही 4/12, या 8 सही 1/3। अगले पेज पर चलें। रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक की दूरी 30 घंटे में तय कर सकता है। यदि वह अपनी चाल को 1/15 हिस्सा कम करता है तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। उसकी चाल ज्ञात कीजिए। उसकी चाल ज्ञात कीजिए, बताएं सभी लोग। नहीं होगा, बताइए। हम कर दें, 1/15वां हिस्सा कम करता है चाल का, यानी कि पहले चल रहा 15 से, अब किससे चल रहा है, 14 से। ये बात समझ में आई। तो अगर हम ये कहें ये स्पीड का रेशियो है तो डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, 14/15। सॉरी, डिस्टेंस सेम रहेगा, 15/14 ही रहेगा, ठीक ना। स्पीड का डिस्टेंस से सीधा रिलेशन होता है। ये चाल है और ये दूरी है, जो जितना तेज चलेगा उतना ज़्यादा दूरी जाएगा, तो सीधा रिलेशन होगा। तो यहाँ से आपका 1 का अंतर है, क्वेश्चन में कितने का अंतर है, 10 किलोमीटर। इसलिए 15 बराबर कितना हो जाएगा, 150 किलोमीटर। तो पहले जब चलता था तो उसे कितना समय लगता था, 30 घंटे, दिया ना क्वेश्चन में।
30 घंटे का समय लगता था, या जब भी चलता 30 घंटे का समय लगता है। आपका चाल क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा 150/30, दूरी बटे समय 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। कन्फ्यूजन नहीं ना किसी को? हो जाएगा। चाल का रेशियो हो जाएगा, कह रहा है कि 1/15 भाग कम करता है बाद में, तो यानी कि पहले 15 से चल रहा, अब उसमें 1 की कमी कर दिया, अब किससे चल रहा है? 14 से। आगे दिया गया आपका 28 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समीकरण 4 प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल बराबर है, तो एम का मान ज्ञात करें। मूल बराबर है तो बी स्क्वायर बराबर 4ac। अगर मूल बराबर हो गया तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4ac। तो समीकरण आपके पास दिया गया है 4 प्लस एम इंटू एक्स स्क्वायर एम प्लस 1x और प्लस 1 बराबर 0। कह रहा है इसके मूल क्या है? दो घात समीकरण है ये, दो मूल होंगे, दोनों मूल क्या कह रहा है? बराबर है। तो मूल बराबर है, देखिए दो कंडीशन लिखा रहेगा, मूल बराबर या लिखा रहेगा पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर। ये समीकरण या तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए या क्या हो, इसका मूल बराबर हो। तो बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा। बी स्क्वायर बराबर 4ac, या कुछ लोग याद रखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, या कुछ लोग याद रखते हैं डी बराबर 0। ठीक है ना, तो इसमें रख लीजिए। अब मूल बराबर हो या क्या पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर हो समीकरण, दो घात समीकरण, तो इसमें रखिए बी स्क्वायर यानी कि एम प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ रख रहे हैं इसमें 4 इंटू 4 प्लस एम इंटू 1 ना, कर लीजिए एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 बराबर 16 प्लस 4m। इसको इधर ले तो हो गया एम स्क्वायर माइनस 2m और माइनस 15 बराबर 0। इसका फैक्टर कर लीजिए 5 और 3 से, तो आपका हो गया एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3m माइनस 15 बराबर 0। आपका हो गया एम माइनस 5 एक में और एक में हो गया एम प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एम बराबर हो गया 5 और माइनस 3। हो जाएगा। इसका और कंडीशन लिखना चाहते तो लिख ले, जैसे आपको लिखा है दो घात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एक तो हमने लिख दिया मूल बराबर, पहले आप लिखिए मूल, और इसमें एक कंडीशन और हो सकती है, मूल वास्तविक हो, मूल बराबर के साथ मूल वास्तविक भी हो सकता है। ठीक ना, उससे ठीक ना।
क्या कह रहे हैं? तो क्या हुआ, बोलिए ना, क्या कंफ्यूजन है? हाँ, अरे यार इस यम के लिए आ रहा, यम का मान आ रहा है ना, इसका मूल थोड़ी है वो। जब यम बराबर 5 या यम बराबर -3 रखेंगे तब जो इसका मूल आएगा वो आपका क्या होगा, दोनों बराबर होगा। इस समीकरण, ये यम का मान आ रहा है ना कि इस समीकरण का मूल आ रहा है। नहीं तो आप सोचिए कि यहाँ तो कह रहे मूल बराबर है, यहाँ यम दो अलग अलग मान मिल रहा है। मूल बराबर तब होगा जब यम बराबर इसमें 5 रखा जाएगा या यम बराबर -3 रखा जाएगा, वो यम का मान आ रहा ना कि इस समीकरण का मूल आ रहा है। समझे बात को? अगर ऐसा है तो आपका कहेगा मूल वास्तविक, मूल वास्तविक है तो आपका डी ग्रेटर देन या इक्वल 0 होगा। ठीक ना, यानी कि आपका बी स्क्वायर माइनस या बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4ac। ठीक ना, या इसे लिखिए बी स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, ये किसके लिए होगा, मूल वास्तविक होगा। और इसके में मूल अलग अलग हो सकते हैं, और ये मूल बराबर, दो कंडीशन हो गई आपकी। एक आपका होगा मूल काल्पनिक, मूल काल्पनिक होगा तो मूल काल्पनिक में आपका हो जाएगा डी इज लेस देन 0। ठीक ना, यानी कि बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac, या आप इसी को लिखेंगे बी स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0। ठीक है ना, और अगर कंफ्यूजन हो तो इसको ना, ये बराबर ना लगाकर सिर्फ आप यही याद करिए तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, लेकिन कभी कभार जब समीकरण में, सॉरी ऑप्शन में लिखेगा तो वहाँ बराबर वाला सही मानना पड़ेगा। बराबर भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है। बराबर ही इस वाले को फॉलो कर लेगा क्योंकि वास्तविक यहाँ पर भी आएगा। ठीक ना, इसलिए यहाँ पर क्या लगा रहे थे, बराबर भी लगा रहे थे। इसमें भी वास्तविक ही मूल होंगे और मूल बराबर भी होंगे। आगे चले, डी जो है वो आपका विविधकर है, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगला आ जाइए 29। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 920 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% की वृद्धि होती है तो राशि बढ़कर हो जाएगी, तो 4 × 12% बढ़ेगा। और आपसे कह रहा है कि धन जो है वो 800 है, 3 वर्ष में हो गया है 800 रुपये है, या 3 वर्ष में हो गया है 920 रुपये। आपसे कहा कि दर को क्या कर दीजिए, 4% बढ़ा दीजिए। जब दर को 4% बढ़ा देंगे तो कितना अतिरिक्त मिलेगा, तो आप कहेंगे अतिरिक्त ब्याज। अतिरिक्त ब्याज जो आपको मिलेगा वह आपको मिलेगा 800 का 4 तिहाई 12% अतिरिक्त मिलेगा। 4 तिहाई 12%, 12 अट्ठे 96 रुपये अतिरिक्त मिलेगा। इसलिए नया मिश्र धन जो हो गया, नया मिश्र धन हो जाएगा, वह पुराने मिश्र धन में क्या कर देंगे, 96 रुपये ऐड कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 1016 रुपये। समझ में आया है सबको कि और डिस्क्राइब करें, हो जाएगा ना। प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ेगा तो 3 वर्ष में 12% बढ़ जाएगा। 12%, 800 का 12% 96 रुपये बढ़ जाएगा। तो जितना पहले मिश्र धन था उतना तो रहेगा ही रहेगा, और जो ये रेट बढ़ने के कारण बढ़ा है 96 रुपये, यही लास्ट में जुड़ जाएगा।
और एक तरीका है कि पहले क्या निकालिए, आर निकालिए पहले वाला। एक तरीका क्या है, पहले आप पहले वाला आर निकालिए, जो पहले आर था वो नहीं पता है, पहले वाला आर निकालेंगे, यानी कि पहले का आर निकालेंगे तो आपका कितना 120 रुपये हुआ ना। ब्याज कितना हुआ 120 गुणे 100 बटे 800 गुणे 3 वर्ष, तो ये 5% हुआ, 5%। अब जो आपका नया रेट हो जाएगा, वह नया रेट हो जाएगा 5 + 4 9%, ठीक ना। तो 800 का क्या निकाल लीजिए, 109% निकाल लीजिए। ये एक बार में आप यहाँ पहुँच जाएंगे। चाहे पुराना रेट निकालिए चाहे ना निकालिए, सीधा आप अतिरिक्त ब्याज निकाल लीजिए और पुराने मिश्र धन में क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यदि sin 3x - 20 बराबर cos 20 - 3y है तो x - y का मान क्या कर लेंगे। sin m बराबर cos n है, sin m बराबर है cos n, इसलिए m + n बराबर 90 डिग्री। क्या दिया था आपको, sin 3x - 20 बराबर cos 20 - 3y, 20 - 3y, इसको और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो आपका हो गया 3x - 20 + 20 - 3y बराबर हो गया 90। 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3 कॉमन, x - y बराबर 90, इसलिए x - y बराबर 30। कुछ भी यही रहा है, ठीक ना। ये कॉन्सेप्ट लगा है यहाँ 90 - थीटा का, ठीक ना। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगा है, 90 - थीटा का कॉन्सेप्ट लगा है। और चाहे ऐसे याद कर लीजिए, cos m बराबर cos n, m + n बराबर 90, ठीक ना। रोक दीजिए इसी पर।